आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर एसी ईएमयू के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर डीसी ईएमयू, मतलब डीसी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ठीक। और आज हम लोग पढ़ेंगे एसी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट के बारे में कि उसमें क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपके पास सप्लाई जो है एसी अवेलेबल है। ठीक है। अब उस सप्लाई को आपको क्या करना है, फीड करना है मोटर तक। ठीक। तो अंतर कुछ नहीं है, जैसा डीसी ईएमयू में आप यूज कर रहे थे वैसा ही आपका एसी ईएमयू में भी यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस अगर है तो किसका है, सप्लाई का। समझ रहे बात को। सिर्फ सप्लाई आपका जो डीसीएमयू था उसमें आपका डीसी सप्लाई यूज किया हुआ था, तो डायरेक्टली आप जो है इन्वर्टर लगा करके आप कन्वर्ट कर ले रहे थे एसी में, और फिर आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आप यूज कर ले रहे थे। यहाँ पे आपके पास सप्लाई कैसा अवेलेबल है, एसी सप्लाई अवेलेबल है। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर की मदद से फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में। डीसी में कन्वर्ट करके फिर हम इन्वर्टर लगाते हैं, और इन्वर्टर लगा करके फिर हम उसको एसी में कन्वर्ट करके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भेज देते हैं। और फिर जो मतलब जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए, उतना उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है या फीड कर दिया जाता है, जिसके कारण से आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वह ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है और ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है एक तरह से कहिए। और फिर साथ साथ में वह एक जगह से दूसरे जगह में मूव करना भी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे बेसिक जो आपका कह लीजिए कि सर्किट डायग्राम है, आप उसको देख लीजिए। हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर एसी ईएमयू। ईएमयू फिर से इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट आप कर लीजिए। इसका ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है आपका ओवरहेड कंडक्टर रहेगा, जो कि कैसा है, पॉजिटिव एसी ओवरहेड लाइन है। यहाँ पे आपका एसी रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए, यहाँ पे पेंटोग्राफ है, फिर से आपका यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये सब कंपोनेंट आपके पास वहां पे लगे हुए रहते हैं। ये सब लोकोमोटिव के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये सब जो आपका कंप्लीट पार्ट है, ये सब कहाँ पे रहेगा, तो लोकोमोटिव के अंदर रहेगा, ना कि बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोकोमोटिव के इंटरनल में, इनसाइड में जो सर्किट बना हुआ होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, फिर से ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। ये यहाँ पे भी सेम आपका कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे भी यूज होगा। अब यहाँ से जो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो भी डिजायर्ड वोल्टेज होगा उसको आपने ऑब्टेन कर लिया यहाँ से। फिर आपने एक रेक्टिफायर लगा दिया। रेक्टिफायर की मदद से यहाँ पे आपको फिर से क्या मिल गया, डीसी, जो कि कांस्टेंट होगा आपको, ठीक है। जितना वोल्टेज की जरूरत होगी उसको आप ऑब्टेन कर लिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज किया हुआ है। कौन सा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्टर लिया, इसी डीसी को हमने क्या किया, इन्वर्ट कर लिया यहाँ पे किसमें, एसी में, जो कि हमारा क्या होगा, थ्री फेज में होगा, ठीक है। इन्वर्टर की मदद से हमने डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन डायरेक्टली हमने क्या किया, इंडक्शन मोटर में फिट कर दिया, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, एक इन्वर्टर और लिया। इन्वर्टर के बाद फिर से यहाँ पे भी आपको एसी ऑप्टेंड हो गया, जो कि थ्री फेज होगा। फिर से आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, फिर से आपको ये थ्री फेज एसी आउटपुट है, जहां डिजायर्ड है वहां पे आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे फिर से आप जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर से एक और भी आप वहां से टैपिंग करके निकाल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे आप रेक्टिफायर में लगा दीजिए, जो कि एसी को फिर से क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन आप इसको मतलब यहाँ पे आपको डीसी मिल जाएगा, बैटरी में आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो उसको, मतलब बैटरी चार्ज करके आप उसको जमा कर सकते हो उस वोल्टेज को। डीसी को आप जानते हैं स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टोर कर लीजिएगा, और फिर स्टोर करके आप जो भी एक्सिलरी सर्किट वगैरह में यूज करना होगा आप कर सकते हैं। तो देखिए, मेनली आप अगर बात करेंगे कि एसी और डीसी ईएमयू में डिफरेंसेस किस बात का है, तो देखिए यहां से आप पाएंगे, आप अगर सर्किट आपको अगर याद होगा तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिएगा कि डिफरेंसेस इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। कंपोनेंट आपका जो है एज यूजुअल आपका वही लगा हुआ है। अंतर सिर्फ ये ट्रांसफार्मर का है, वहां पे हमने ट्रांसफार्मर नहीं यूज किया था। आपके पास डायरेक्टली यहाँ एसी की जगह डीसी सप्लाई अवेलेबल था। डीसी ईएमयू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे डीसी सप्लाई अवेलेबल था, रेक्टिफायर लगा हुआ था, फिर आपने इन्वर्ट किया, और भी देखो यहाँ से आपका सर्किट लगभग दोनों का क्या था, सेम था, डीसीएमयू का और एसीएमयू का। इसमें आपने क्या एक्सटर्नल ऐड किया, तो एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, जिसके मदद से आप जो है उसको स्टेप डाउन कर ले रहे हो। जो भी आपके पास हाई वोल्टेज अवेलेबल है, जो भी इन द सेंस की 25 किलो वोल्ट अवेलेबल होगा, उसको आपने क्या किया, स्टेप डाउन करके उसको डिजायर्ड लेवल पे लेकर के आए, और फिर जो है उसको रेक्टिफाई करके कांस्टेंट ऑप्टेन करके आप जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फीड कर दिए या भेज दिए। उसके बाद फिर दोबारा इन्वर्टर लगाए, और फिर आपने
और ट्रांसफार्मर में भेज दिया, वहां से भी जो 3 फेज सप्लाई मिल रहा था वो भी आप ऑक्सिलरी सर्किट में यूज कर सकते हैं। अलोंग विथ दैट उसके साथ साथ में आपने एक और इन्वर्टर लगा दिया और उस इन्वर्टर के साथ में आपको डीसी मिल गया। तो जहां भी इंटरनल में जो भी ऑक्सिलरी सर्किट होगा, जिसके बारे में आगे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो जो भी ऑक्सिलरी सर्किट में डीसी का रिक्वायरमेंट होगा वहां पे आप उसको भेज दीजिए। समझ रहे बात को? तो यही है हमारा कौन सा, तो ACEMU। ठीक, अब इसी के बारे में आप देख लीजिए। और जो चीजें हैं यहाँ पे सब, ये कंडक्टर है, यहाँ से पेंटोग्राफ है, सप्लाई रिसीव किया, ये यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर आपने लगा रखा है, इसके द्वारा हमारा कहाँ आया, ट्रांसफार्मर में, फिर से रेक्टिफाई करके डीसी में लाया, फिर से इन्वर्ट करके आपने क्या किया, एसी में, जो कि कैसा होगा, 3 फेज, ठीक ना। और फिर यहाँ पे इंडक्शन मोटर में मिल गया। एक दूसरा इन्वर्टर आपने यूज किया जो कि फिर से आपका 3 फेज एसी में लेकर के आए, ट्रांसफार्मर में लगा दिए, जहां पे आपको 3 फेज एसी और 3 फेज एसी का रिक्वायरमेंट होगा आप वहां पे भेज दिए। इसके साथ साथ में आपने फिर से यहाँ पे आप एक रेक्टिफायर लगा दीजिए, इसके मदद से आपको डीसी मिल गया। और फिर उस डीसी सप्लाई को आप बैटरी में लगा दीजिए या बैटरी से मतलब चार्ज कर लीजिए, और फिर उस बैटरी से जो भी सप्लाई होगा आप उसको जहां पे डिजाइड होगा ऑक्सिलरी सर्किट में, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए इसी चीज को आप लिख लीजिए यहाँ पे। फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ अ ACEMU। ACEMU का फिगर आपको दिखाया गया है, उस चीज को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सिंगल फेज AC सप्लाई इज कलेक्टेड फ्रॉम ओवरहेड कंडक्टर बाय मींस ऑफ अ पेंटोग्राफ एंड इट इज गिवन टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिंपल सा स्टेप है, जो जो चीज जैसे आपको सर्किट में दिखाया हुआ है उसी चीज को हम यहाँ पे लिखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, जो सिंगल फेज आपका एसी सप्लाई था उसको हम लोग क्या किए, ऑब्टेन किए, किसके मदद से, पेंटोग्राफ के मदद से, वाया सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और कहाँ भेज दिए, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के पास में आप जो है भेज दिए। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। द आउटपुट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टेड टू इंटू डीसी, है ना, टू या इंटू आप कर लीजिएगा, इंटू डीसी बाय ए रेक्टिफायर एंड देन गिवन टू द इन्वर्टर। सबसे पहले आपने क्या किया, जो यहाँ पे एसी आउटपुट ऑब्टेन था उसको रेक्टिफायर के मदद से आपने डीसी में ऑब्टेन कर लिया, और फिर उसी डीसी को आप इन्वर्टर के द्वारा भेज करके एसी 3 फेज ऑब्टेन किया, और फिर आपने क्या किया, इंडक्शन मोटर में भेज दिया। हो गया, गिवन टू द इन्वर्टर। द फंक्शन ऑफ अ रिमेनिंग कंपोनेंट इज सेम एज दैट ऑफ DCEMU। क्लियर है? बाकी का जो भी फंक्शन है आपका, जैसा आपने जो DCEMU में देखा है, द सेम फंक्शन आपका यहाँ पे DCEMU के जैसा ही है। तो जो भी आपका स्टेप है आप यहाँ से चाहे तो ऐड कर सकते हैं DCEMU वाला भी, या पे आप यहाँ पे भी आप समाप्त कर सकते हैं, गलत आपका नहीं होगा। क्लियर है? तो ये ओवरऑल था आपका इंटरनल सर्किट जो है आपका किसका, तो मतलब AC इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट का। क्लियर? चलिए अगला एक और हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि है चॉपर कंट्रोल डीसी मोटर। कि चॉपर के मदद से, चॉपर होता है फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में, या डीसी टू डीसी कन्वर्टर आप कह लीजिए, उसको हम लोग चॉपर बोलते हैं। ठीक है, चॉपर क्या है, चॉपर एक डिवाइस है कह लीजिए, जो कि डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है। समझ रहे बात को? फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी कह लीजिए, या डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चॉपर बोलते हैं। ठीक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़े होंगे, तो इसके बारे में भी विशेष जानकारी आप लोग ऑलरेडी, हम मुझे जहां तक उम्मीद है 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चॉपर क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, इन सब के बारे में आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो अब चॉपर कंट्रोल डीसी मोटर। अब यहाँ पे भी आप देखिए डीसी मोटर यूज किया, तो डेफिनेटली आपको पता है कि डीसी ही हमें यूज में आने वाला है, या डीसी ही हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास सप्लाई सिस्टम कैसा है, यहाँ पे एसी सप्लाई सिस्टम है। देखिएगा आपका जो मतलब इंटरनल जो कनेक्शन वगैरह होगा, ये जो कंपोनेंट है सिमिलर होगा, कुछ से कुछ आपका मिलता जुलता होगा। ठीक ना? तो यहाँ से आप देखिए एसी सप्लाई आपने यूज किया, फिर यहाँ पे पेंटोग्राफ के मदद से आप क्या किए हैं, सप्लाई को आप रिसीव करेंगे, फिर आप सर्किट ब्रेकर में भेजेंगे। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर है आपका सेम, कौन सा ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें आप लोग टैप चेंजर लगा करके रखेंगे, है ना, ऑन लोड टैप चेंजर यूज किया हुआ। फिर ये हमारा टैप चेंजर है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, चूंकि डीसी मोटर है तो हमने क्या किया, रेक्टिफायर लगा दिया, रेक्टिफायर से यहाँ पे आपको डीसी मिल गया। अब यहीं पे आपको चॉपर यूज करना है। ठीक है ना, यहीं पे आपको क्या करना है, चॉपर यूज करना है, और चॉपर का इस्तेमाल करके जो वोल्टेज होगा आपका डीसी वोल्टेज, उसको वैरी करके आप जो है इस डीसी मोटर को, यहाँ जो चॉपर के मदद से रेक्टिफायर से आप देख रहे हैं, यहाँ डीसी मोटर आपका कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरह से पैरेलल में, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसके फील्ड करंट को कंट्रोल कर सकते हैं।
जिसके मदद से आप कह सकते हैं कि उसका स्पीड जो होगा डीसी मोटर का, उसको भी आप आसान से कंट्रोल कर सकते हैं, या इस वोल्टेज के वेरिएशन से भी आपका स्पीड कंट्रोल जो होगा वह आसान होगा। समझ रहे बात को? ठीक है। अब बाकी यहां से भी अगर आपको एक्सिलरी सर्किट में आपको देना होगा तो आप यहां से भी दे सकते हैं। बोले सर एक्सिलरी सर्किट क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे ऐसे, जैसे कि मान लीजिए हॉर्न हो गया या फिर कंप्रेसर हो गया, उन सब में जो सप्लाई दिया जाता है उसको ऑपरेट कराने के लिए उसे ही हम एक्सिलरी सर्किट में रखते हैं। या लाइट हो गया, तो उन सब में भी तो सप्लाई की जरूरत होती है ना, तो उसको हम लोग एक्सिलरी सर्किट में रखते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा। और जो निगेटिव रिटर्न करंट जो हमारा होता है, वो नीचे जो ट्रैक होता है ना, एक्सल के द्वारा ट्रैक जो होता है उसके द्वारा हम इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस यही था आपका चॉपर कंट्रोल डीसी मोटर। अब इसमें भी आप जो है ऐड कर लीजिए, फिगर शोज चॉपर कंट्रोल फॉर डीसी ट्रैक्शन मोटर, ठीक है। दिस सिस्टम इज पॉपुलर फॉर 25 किलोवोल्ट एसी सप्लाई। ये ऐसा सिस्टम आप वहां पे आप यूज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा यूज किया हुआ है जहां पे कि आपके पास में 25 किलोवोल्ट एसी सप्लाई अवेलेबल है, राइट। द एसी सप्लाई इज कलेक्टेड बाय पेंटोग्राफ फ्रॉम ओवरहेड कंडक्टर एंड इट इज गिवन टू द ट्रांसफार्मर। देखो ये चीज तो आपका बार बार रिपीट हो रहा है कि जो एसी सप्लाई है उसको आप पेंटोग्राफ की मदद से कलेक्ट करते हैं और फिर इसी को ट्रांसफार्मर में दिया जाता है या ट्रांसफार्मर में फिट कर दिया जाता है। वही चीज है, इट इज गिवन टू दी ट्रांसफार्मर। फिर ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन रहता है, उसमें आप टैप चेंजर लगा करके रखते हैं जिससे कि वोल्टेज आप वेरिएबल वोल्टेज को आप ऑपरेट कर सकते हैं। द ट्रांसफार्मर हैज गॉट नंबर ऑफ अ टैपिंग, इसमें आपके पास नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ अ टैपिंग अवेलेबल रहता है। द टैप चेंजर डिवाइस डज द टैप चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। जितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप टैप चेंजर के मदद से वोल्टेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस एसी वोल्टेज इज गिवन टू द रेक्टिफायर। यह एसी वोल्टेज जो होता है इसको आप रेक्टिफायर में भेज देते हो, जैसा कि आप यहाँ पर से देख सकते हो। ये टैप चेंजर है, यहाँ से जो भी वेरिएबल वोल्टेज आपको ऑब्टेंड हुआ, जितना डिजायर्ड वोल्टेज है वह वोल्टेज आपको जो ऑब्टेंड हुआ, उस वोल्टेज को आप कहाँ पे भेज दे रहे हो, तो रेक्टिफायर में भेज दे रहे हो, ठीक है ना। उस वोल्टेज को कहाँ, रेक्टिफायर में भेज दिए, जहां से कि आपको वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, तो डीसी में, ठीक। सो दिस एसी वोल्टेज इज गिवन टू द रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स इट टू डीसी, जो कि इसको क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। दिस डीसी वोल्टेज इज फीड टू द ट्रैक्शन मोटर। और इसी डीसी वोल्टेज को आप ट्रैक्शन मोटर में फीड कर देते हैं, क्योंकि आप लोग डीसी सीरीज मोटर यूज कर रहे हो। तो हम लोग क्या किए कि डीसी मोटर को, जो डीसी सप्लाई ऑब्टेन किए, उसको आप मोटर में फीड कर दिए। आगे की बात करते हैं कि कंट्रोल पार्ट इज एन एसी साइड। जो ओवरऑल कंट्रोल होता है वह किस साइड होता है, तो एसी साइड, मतलब जो टैप चेंजर होता है वहां से ही आपका लगभग कंट्रोल रहता है। दैट इज कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज इज फेड टू द रेक्टिफायर। हम लोग कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज को ही रेक्टिफायर में भेजते हैं, मतलब जितना डिजायर्ड वोल्टेज होता है उसको हम ऑलरेडी टैप चेंजर की मदद से क्या करते हैं, उसको ऑब्टेंड कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्टेंड करने के बाद आप कह सकते हैं कि उसको हम कहाँ भेज दे रहे हैं, रेक्टिफायर पे भेज दे रहे हैं। एंड दस आउटपुट डीसी वोल्टेज मैग्नीट्यूड कैन बी कंट्रोल। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो डीसी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। Tapping sequence can be decided and accordingly contactor can be used for tap changing operation. अब जो टैप चेंजर होता है उसमें अलग अलग कॉन्टेक्टर लगा हुआ होता है। इनसाइड द ट्रांसफार्मर की बात हम कर रहे हैं, तो जो भी टैपिंग सीक्वेंस होता है उस हिसाब से जो भी आप डिसाइड करते हो, जितना डिजायर्ड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप कॉन्टेक्टर को भी कनेक्ट करते चले जाते हो, और फिर उस हिसाब से आप वोल्टेज को भी चेंज करते जाते हो, या डिफरेंट वोल्टेज को भी आप ऑब्टेन करते रहते हो। इफ द चॉपर इज कनेक्टेड टू द डीसी मोटर, अगर आपने चॉपर को कनेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब है कि वहां पे अब डिफरेंट वोल्टेज भी आपको डीसी में ही मिलना आरंभ हो जाएगा। कनेक्टेड टू द डीसी मोटर, आर्मेचर एंड फील्ड, बोथ आर्मेचर वोल्टेज एंड फील्ड वोल्टेज, hence field current can be controlled and thus a speed control of a DC motor is possible. समझ में आ रही बात? आप लोग पढ़े होंगे डीसी सीरीज मोटर के बारे में या उसके स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां पर भी आपको ये पता होगा कि हम स्पीड को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ना। अलग अलग जैसे आप डायवर्टर मेथड पढ़े होंगे, ठीक ना, जिससे कि आप मदद से आप फील्ड करंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स मेथड पढ़े होंगे स्पीड कंट्रोल के लिए। तो इसी में हम कह रहे हैं कि जो आप अगर चॉपर को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे उसके मदद से आप वेरिएबल वोल्टेज को ऑब्टेन कर लेते हैं, और फिर आप वही वोल्टेज को आप
अगर उसको आप आर्मेचर या फील्ड के अक्रॉस में कनेक्ट करके रखते हैं तो दोनों कह लीजिए, आर्मेचर वोल्टेज भी और साथ साथ में फील्ड वोल्टेज, और फील्ड वोल्टेज के साथ में अगर फील्ड वोल्टेज को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप फील्ड करंट को भी कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर वोल्टेज होता है, दोनों पॉसिबल हो जाता है चॉपर लगाने के बाद। इसलिए आप कह सकते हैं कि हम स्पीड जो होगा डीसी सीरीज मोटर को या डीसी सीरीज मोटर का, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपके लिए मैं एक असाइनमेंट दे दे रहा हूं, आप इसको लिखिएगा। आशा करता हूं कि आप इसे लिखेंगे, ठीक है, या फिर खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखिए, व्हाट इज मोटर, व्हाट इज मोटर, पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, इसको आप लिखिएगा, ठीक है ना। व्हाट इज मोटर एंड एक्सप्लेन सीरीज मोटर, series motor and its characteristics। ठीक है, इसको लिखिएगा, ये आपके पास यूनिट 5 में अवेलेबल है, यही सारा क्वेश्चन आपको वहां पे भी आपको मिलने वाला है, तो आप वहां पे बोलिएगा सर पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो आप, मुझे लगता है कि ये सब पढ़ा हुआ चीज आप एक बार लिखिएगा, ठीक है। मोटर क्या है, ठीक, एक्सप्लेन सीरीज मोटर या डीसी सीरीज मोटर कर लीजिए, डीसी सीरीज मोटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड how a speed is controlled, यहां पे ऐसे कर लीजिए, how a speed of DC series motor can be controlled, है ना। इसको आप लिखिएगा, एक क्वेश्चन है आपका ये। दूसरा, व्हाट इज ब्रेकिंग, व्हाट इज ब्रेकिंग, एक्सप्लेन पहले तो ये हो गया। क्लासिफाई द ब्रेकिंग, ठीक है, इसको क्लासिफाई कीजिए। और फिर हर एक के बारे में आपको लिखना है, लाइक यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग एंड आप कह लीजिए रियोस्टेटिव ब्रेकिंग, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपको लिखना है। एक लास्ट आप और कह लीजिए, व्हाट इज इंडक्शन मोटर एक्सप्लेन टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा कितने प्रकार का इंडक्शन मोटर होता है। इसमें आपको एक और ये लिखना है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में लिखें, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मैं दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तीनों क्वेश्चन को खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हैं, हर एक जो टॉपिक है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यही टॉपिक आपको रिपीट होने वाला है यूनिट 5 में। सो मैं चाहता हूं कि आप इसको लिखिएगा, ठीक है। और फिर इसका जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बट हाँ, इसको लिखिएगा और लिख करके आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, जो भी करेक्शन होगा मैं आपको वो बता दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। ऐसे तो आप पढ़े हुए हैं तो आप लिख लेंगे अच्छे तरीके से, बाकी अगर डाउट रहा तो आप भेज दीजिएगा, मैं उसको करेक्शन करके आपको फिर भेज दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।